गुड आफ्टरनून आप सभी को। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैं बिल्कुल शानदार हूं। आप सब कैसे हैं? खुश रहो अमित बेटा। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत शिद्दत से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत ताकत से लगे होंगे और हर पेपर के बाद अगले पेपर की तैयारी शुरू हो जाती है। एक पेपर खत्म होता है और अगले पेपर की तैयारी शुरू हो जाती है। जी हाँ पंकज, नमस्ते। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट टेस्ट की डेट कब है वो बेटा आपको उसी ऐप पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, चलिए तो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको मैं होमवर्क दे दूं। नेक्स्ट क्लास का आपका जो होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट क्लास का जो होमवर्क रहेगा, सबसे पहला रिवाइज लेक्चर 1 लेक्चर 3 ऑफ होमवर्क। जब भी आपको होमवर्क दिया जाए, मैं हमेशा कहता हूं मेंटेन सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस में होमवर्क क्या करो, इससे पहले एक पन्ने में लिख लिया करो, होमवर्क खत्म करते चलो टिक लगाते चलो। अपना तो रूल है, टिक लगाना है। खत्म करते चलो और टिक लगाते चलो, ठीक है। हाँ सुजीत, सही कह रहे हो, सवाल में एक करेक्शन वो बता दूंगा, हो जाएगा। सुजीत ने एक बात कही है कि सर मॉड्यूल में एक दो करेक्शन है। जी हाँ है। मैं आपको सबको बता देता हूँ, मॉड्यूल में मुझे सवाल नंबर नहीं याद है। एक्चुअली लिखा हुआ है वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो होना क्या चाहिए, उसका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन जो शायद आंसर दिया निगेटिव दिया है। तो आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ये करेक्शन है, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो पॉजिटिव रहेगा, इसका ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा सबसे पहला रिवाइज लेक्चर 1 टू लेक्चर 3। दूसरा होमवर्क रहेगा इलस्ट्रेशन से इलस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। इसमें कुछ अच्छे इलस्ट्रेशन है, प्लीज सॉल्व करिएगा, है ना। कुछ अच्छे एग्जांपल है, जरूर सॉल्व करना। जब भी इलस्ट्रेशन सॉल्व किया करो बच्चों, तो उसका सोल्यूशन नहीं देखा करो। पहले अपना दिमाग लगाओ, अपने लॉजिक अपने कंसेप्ट लगाओ। जब नहीं बने तभी सॉल्यूशन देखा करो। ऐसा नहीं सवाल पढ़ा और पढ़ते से सॉल्यूशन देख लिया, ऐसा नहीं, ठीक है। अगला आपका होमवर्क रहेगा बिगनर बॉक्स अप टू 2। एक्सरसाइज 1 में रहेगा अप टू 39। ये एंथैल्पी तक के सवाल है जो आपको करना रहेगा आज की क्लास के बाद। एक्सरसाइज 3 से है क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 5, राइट। और आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ना है आपको पेज नंबर 168 तक। ये जो एक्सरसाइज 3 और 6 है, ये आप सबके लिए ऑप्शनल है। अगर आप नहीं कर पाते तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाकी सभी होमवर्क आपको करना है, ठीक है। तो चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। प्लीज इसे अटेम्प्ट करिएगा सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। कल की क्लास में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? बेटा रिजल्ट आ चुका है शाकिब, जो रिजल्ट है वो सीसेट ऐप पे आ चुका है, ठीक है। एक बच्चा चैट बॉक्स में लिख रहा है शाकिब रिजल्ट आ चुका है, सीसैट में आया है ना। कहाँ आया है? सीसैट में। ओके, तो चलिए शुरू कर रहे हैं हमारी आज की क्लास। आप सबका ध्यान चाहिए, कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग आपके बैच में बात कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है। फ्लॉट। तो मैंने आपको समझा दिया था कि जो फ्लॉट है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो है क्या। तो अपने सामने एक फॉर्मूला आ चुका था, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्लियर? ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में आ चुका था, जो बेहद ही आसान एनर्जी कंजर्वेशन की बेस पे आया था। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, पढ़ाई के फ्लो में आ जाओ। डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक। डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिराइव क्या किया था, फील कर लिया था यार। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज का कोई डेरिवेशन नहीं है, उनका फील है, राइट। जब भी आप यहां क्यू और डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, हमेशा यूनिट साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे, ठीक है। याद रहे, जितने भी फॉर्मूले हम डिराइव कर रहे हैं, जितने भी फॉर्मूले हम डिराइव कर रहे हैं, उनमें सारी वैल्यूज आप साइन कन्वेंशन के साथ ही पुट करेंगे। क्लियर? उसी के साथ मैंने आप सबको लास्ट क्लास में बता दिया था, शायद नहीं बताया था, इसलिए फिर से एक बार बोल देता हूं। क्यू एक पाथ फंक्शन है।
पाथ फंक्शन है हीट, वर्क भी एक पाथ फंक्शन है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक रूल बना लेते हैं कि हीट एक पाथ फंक्शन है, वर्क एक पाथ फंक्शन है। तो रूल वो ये बना लेते हैं, पाथ फंक्शन प्लस पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी दैट इज ई एक स्टेट फंक्शन होता है। अगर आप में से किसी बच्चे ने ऐसा रूल बनाया तो वो गलत है। यहां पाथ फंक्शन प्लस पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन हुआ, ये सच है, ये महज एक इत्तेफाक है, ये महज एक कोइंसिडेंस है। इससे आप एक रूल नहीं बना सकते, इसे आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि हमेशा ऐसा होगा। ऐसा यहां हुआ है, राइट। क्यू जो कि एक पाथ फंक्शन है, वर्क जो कि एक पाथ फंक्शन है, दोनों का एडिशन यहां पे स्टेट फंक्शन के बराबर आया, आ गया तो आ गया यार। ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लास्ट क्लास में बनाया था, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकल के आने वाला है। चलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सभी चीजों को फील करते हैं, एक एक करके सभी प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहला अपने सामने है आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस। बच्चों, मैं अभी जो आपसे बात करने वाला हूं, कुछ बच्चों के लिए वो महज एक इक्वेशन होगी, कुछ बच्चों के लिए वो महज एक फॉर्मूला होगा। लेकिन जिस बच्चे ने उस फॉर्मूले के इंटरप्रिटेशन को पढ़ लिया, उस फॉर्मूले के मतलब को पढ़ लिया, उसे ये चीजें बहुत आसान लगेंगी। मैं चाहूंगा आप सब मेरे साथ फील करना। ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, राइट। आइडियल गैस है और आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मैंने जैसे ही कहा तो आप समझ गए, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, शुरुआत में नहीं, अंत में नहीं, थ्रू आउट द प्रोसेस। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू 0 है। आप सभी को मैंने बताया था कि जो आइडियल गैस होती है उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल 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 टेम्परेचर की फंक्शन होती है। अगर टेम्परेचर नहीं बदला, अगर टेम्परेचर नहीं बदला तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो टेम्परेचर नहीं बदला तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है। मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, यानी कि डेल्टा ई की वैल्यू 0 है। ऐसा सभी सिस्टम के लिए नहीं, आइडियल गैस के लिए होता है। मैंने नहीं कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट होने से दुनिया की सारी चीजों का इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं, अगर आइडियल गैस है तो उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस खेल खत्म। हम चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास। फ्लॉट हमारा कहता है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। बताओ इनमें से कौन सा टर्म 0 है? सर इसमें से डेल्टा ई हो गया 0। जैसे ही डेल्टा ई हो गया 0, मतलब हम कह सकते हैं क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू या माइनस क्यू बराबर डब्ल्यू। कुछ बच्चों के लिए महज ये एक फॉर्मूला है, लेकिन ये कुछ चीख चीख के कहना चाहता है। इसकी चीख को सुनो, ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है, मान लीजिए हमारे सामने एक पिस्टन है, मान लीजिए हमारे सामने फ्रिक्शनलेस मूवेबल मासलेस एक पिस्टन है, मान लीजिए उसके अंदर एक आइडियल गैस भरी है, मान लीजिए आपने इस सिस्टम को हीट दिया। हमारी इस पूरी थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी देने लेने के गैसीय सिस्टम में दो ही रास्ते हैं, या तो हीट है या तो वर्क है। हमने मान लीजिए इस सिस्टम को हीट के रूप में एनर्जी दिया। ये जो सिस्टम जिसमें आइडियल गैस भरा है, जैसे ही आपने एनर्जी दिया वो एनर्जी अंदर पहुंचेगा। वो एनर्जी अंदर पहुंचने से अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन है भैया। अगर अंदर की एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर अंदर टेम्परेचर बढ़ा है मतलब एनर्जी बढ़ी है। जैसे हमने एनर्जी दी, अंदर एनर्जी पहुंची है, अंदर टेम्परेचर बढ़ना चाहेगा, पर हमें तो प्रोसेस आइसोथर्मली कराना है। मतलब हमें प्रोसेस ऐसे कराना है कि अंदर का टेम्परेचर नहीं बढ़े। अंदर का टेम्परेचर नहीं बढ़े, ये कहने का मतलब है कि जितनी एनर्जी पहुंची है वो एनर्जी का इफेक्ट नहीं दिखे। अरे यार, एनर्जी तो अंदर पहुंची है, अंदर एनर्जी पहुंची तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी। आखिर ऐसा क्या हो कि जो एनर्जी पहुंची वो गायब हो जाए, जो एनर्जी पहुंची वो लॉस हो जाए, जो सिस्टम को एनर्जी मिली वो सिस्टम से चली जाए। आखिर ऐसा क्या हो, आखिर ऐसा कैसे हो? इसके लिए हम जितना हीट देते हैं, मान लो पल भर के लिए हमने 20 जूल का हीट दिया, तो 20 जूल के हीट देने से यहां पे एक्सपांशन होगा। सर एक्सपांशन क्यों होगा? अरे एक्सपांशन का मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम।
जैसे ही आपने 20 जूल का हीट दिया, अंदर एनर्जी बढ़ना चाहेगा, पर आप अंदर की एनर्जी नहीं बढ़ना देने चाहते हो, क्योंकि अंदर की एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अरे जब टेम्परेचर बदल गया तो काहे का आइसोथर्मल? तो हमने जो एनर्जी दी उतने ही एनर्जी के बराबर होगा एक्सपांशन। ये जो एक्सपांशन होता है ये होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम होगा निगेटिव, मतलब हमने जो एनर्जी दी उतनी ही एनर्जी के बराबर वर्क डन हो जाएगा। ऐसा तभी होगा जब आइडियल गैस का सिस्टम होगा और आइसोथर्मल करना होगा। सर मान लीजिए हमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखना होता था। बेटा अगर हमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखना होता तो आपने जो एनर्जी दी उससे अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती, लेकिन अपने को टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। सर ऐसा कहां लिखा है? अरे आइसोथर्मल बोला है ना, तो आइसोथर्मल का मतलब तो यही हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। ओके, मतलब ये है अगर आइसोथर्मली प्रोसेस करा रहे हैं तो हम जितना हीट देंगे उतना वर्क होगा, या जितना वर्क हुआ है उतना हीट मिला है। सर उल्टा भी सोच सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सोच सकते। कैसे? सर मान लीजिए हमने सिस्टम पे वर्क किया। हेलो, रिवर्स सोच रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं। अगर हमने सिस्टम पर वर्क किया, हमने 20 जूल का वर्क ऑन द सिस्टम किया, 20 जूल का वर्क अगर हमने ऑन द सिस्टम किया और हमें अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर का कांस्टेंट रखना है, 20 जूल अंदर आया, पर वो 20 जूल जितना है उतना निकल जाना चाहिए। एनर्जी देने के, एनर्जी लेने के दो ही रास्ते हैं, या तो हीट या तो वर्क। हमने वर्क कर दिया, 20 जूल की एनर्जी को पहुंचा दिया, उसे बाहर निकालना है तो हीट के रूप में निकाल दो ना यार। मतलब अगर प्लस डब्ल्यू है तो माइनस क्यू के रूप में निकल जाएगा। ऐसा आइडियल गैस के आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा। बच्चों आई होप आपको फील आया मैंने क्या कहा, ये हम समझ पाए, ये हम फील कर पाए, क्योंकि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लॉट को समझ पाए। उसी प्रकार से ये जो पहला था ये था आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल के बाद अगला है आइसोकोरिक। अब इसे फील करो। आइसोकोरिक का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है डेल्टा वी जीरो। अगर कोई प्रोसेस ऐसा है जिसमें डेल्टा वी जीरो है, मतलब वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ, मतलब एक्सपांशन या कंप्रेशन नहीं हुआ। बच्चों वर्क तो कई टाइप का होता है, वर्क तो कई टाइप का होता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं पीवी वर्क। पीवी वर्क तभी होता है जब एक्सपांशन या कंप्रेशन होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं पीवी वर्क। पीवी वर्क तभी होता है जब एक्सपांशन या कंप्रेशन होता है, जब वॉल्यूम नहीं बदला। तो हम लोग जो वर्क पढ़ रहे हैं वो वर्क नहीं हुआ। मैंने नहीं कहा कोई वर्क नहीं हुआ। हम लोग जो वर्क पढ़ रहे हैं वो वर्क नहीं हुआ। हम लोग जो पीवी वर्क पढ़ रहे हैं नहीं हुआ। हम लोग जो पी डेल्टा वी की बातें कर रहे हैं नहीं हुआ। अच्छा, मतलब अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम में चेंज नहीं है, तो हमारा फ्लॉट कहता है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। तो भैया पीवी वर्क नहीं हुआ, वर्क की वैल्यू जीरो हुआ। इसका ये मतलब है कि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो डेल्टा ई बराबर क्यू वी है। सुनो, डब्ल्यू जीरो हो गया तो डेल्टा ई क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर क्यू वी मतलब हीट। सर ये नीचे वी क्या लिखा है? इसका मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां से हमने एक कंसेप्ट बना दिया। क्या? अगर कभी कोई सिस्टम ऐसा है, जैसे मान लीजिए ठीक, ये जो सिस्टम है इसमें एक्सपांशन नहीं होगा, इसमें कंप्रेशन नहीं होगा। हाँ, अभी फिलहाल इसकी जो वॉल है वो इंसुलेटेड है, तो इससे हीट भी अंदर नहीं पहुंचेगा। पल भर के लिए मान लो कि इसकी जो वॉल है वो कंडक्टिंग है, इसकी जो बाउंड्री है वो कंडक्टिंग है, मतलब इससे एनर्जी अंदर पहुंच सकती है, ऐसा मान लो। कंप्रेशन नहीं होगा, एक्सपांशन नहीं होगा, मतलब पीवी वर्क नहीं होगा। अब मुझे एनर्जी देनी है सिस्टम को या सिस्टम से एनर्जी लेनी है, तो एक ही तरीका है हीट, क्योंकि वर्क का रास्ता तो बंद है। अब हमने अगर सिस्टम को हीट दिया, हमने अगर सिस्टम को एनर्जी दिया, तो उसकी जो अंदर की एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, उसकी जो अंदर की इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। मतलब अगर कभी आइसोकोरिक प्रोसेस में आप हीट देते हो सिस्टम को, वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि एनर्जी का केवल एक ही सोर्स है, वो है हीट। हमने यहां से एक कंसेप्ट निकाल लिया। कंसेप्ट नंबर वन, जब कभी आज से जब कभी आज से जब कभी आज से हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला जाएगा, जब कभी
आज से हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला जाएगा, वो हीट नहीं, वो इंटरनल एनर्जी में चेंज ही माना जाएगा। हमने इस कंसेप्ट से एक कंसेप्ट बना लिया। कंसेप्ट नंबर 1, आज से जब कभी सवाल में हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला जाएगा तो समझना वो हीट नहीं है, वो डेल्टा ई है। सर फिर हीट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है वही डेल्टा ई के बराबर है या डेल्टा ई क्यूबी के बराबर है। लेकिन सवाल में जो लैंग्वेज होती है, जो न्यूमेरिकल्स की लैंग्वेज होती है, वो कुछ ऐसे इस्तेमाल होती है, आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हमने पहले बता डाला। बच्चों मजे की बात क्या है, कंसेप्ट नंबर 2 जरा सुनिएगा। ये जो हीट है आप सब जानते हैं एक पाथ फंक्शन है, बोलो हाँ कि ना। ये जो हीट है आप सब जानते हैं पाथ फंक्शन है, बोलो हाँ कि ना। ये जो इंटरनल एनर्जी है जो कैपिटल ई है आप सब जानते हैं वो स्टेट फंक्शन है, बोलो हाँ कि ना। ये बड़ा दिलचस्प कोइंसिडेंस होता है कि पहली बार ये जो पाथ फंक्शन हीट है, ये बड़ा दिलचस्प कोइंसिडेंस होता है कि पहली बार ये जो हीट है जो कि पाथ फंक्शन है वो स्टेट फंक्शन के जैसा बिहेव करता है। कंसेप्ट नंबर 2 जो इस इक्वेशन से हमने ड्रॉ किया वो ये, इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट बिहेव लाइक स्टेट फंक्शन। हीट पाथ फंक्शन था, है, रहेगा, लेकिन इस सिचुएशन में, इस तरीके के प्रोसेस में पहली बार ऐसा हुआ कि जो हीट है वो स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव किया। तो एग्जाम में सवाल पूछता है वो कौन सा प्रोसेस है जब हीट जो कि पाथ फंक्शन है स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है। आंख बंद करके कह देना आइसोकोरिक प्रोसेस। इसीलिए जब जब हीट एज अ स्टेट फंक्शन बोला जाएगा तो समझ जाना आइसोकोरिक प्रोसेस की बात है। बच्चों कभी कभी सवाल में जिनको नहीं पता होता कि हीट स्टेट फंक्शन है कि बिहेव लाइक स्टेट फंक्शन है, तो कभी कभी सवाल में ऐसे लिख देता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज स्टेट फंक्शन। समझ जाना सवाल बनाने वाले ने गलती की है। हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, हीट बिहेव लाइक स्टेट फंक्शन है। लेकिन वही है कि अब सवाल सामने आ गया तो टिक तो लगाना है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके टिक लगा देना। हेलो, ऐसा पहली दफा हुआ। हीट जो कि पाथ पे डिपेंड करता है, कैसे हुआ ये डिपेंड करता है, आज वो पहली बार स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करने लगा है। इसी बात को अपन ऐसे भी सोच सकते हैं, हीट दिया तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। अगर हीट उससे रिलीज हुआ होता तो इंटरनल एनर्जी घट गया होता। दोनों तरीके से सोचो ना यार। अगर हीट दिया तो डेल्टा ई बढ़ा, अगर हीट रिलीज हुआ तो डेल्टा ई घटा। मैंने एक तरीके में समझाया, दूसरे तरीके में आप अपने आप सोच सकते हैं। बच्चों हमने आइसोथर्मल की बात कर ली, हमने आइसोकोरिक की बात कर ली, उसे थोड़ा थोड़ा फील कर लिया। आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक हो गया, चलो चलते हैं एडियाबैटिक में। आप सभी जानते हैं जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। मैंने आपको समझाया था हीट का एक्सचेंज नहीं होने का मतलब क्या होता है। बोलो क्यू जीरो कि डेल्टा क्यू जीरो? सर क्यू जीरो होता है, डेल्टा क्यू नहीं होता, क्योंकि क्यू ना तो सिस्टम का ना तो सराउंडिंग का, वो तो प्रोसेस का होता है। प्रोसेस में है तो है, नहीं है तो जीरो है। एडियाबैटिक प्रोसेस में जब मैं यहां समझा रहा हूं ना तो कुछ बच्चे वहां टाइप कर रहे हैं, बेटा टाइप मत करो, अभी कॉपी में लिखते चलो। सुजीत आपको जवाब मिल गया, हिमांशु बीच में कुछ बच्चों ने लिखा था, ठीक है। जो भी 2-3 बच्चे लिख रहे हैं, लिखने से ज्यादा सुनने में ध्यान दो। जब मैं पूछूं तो जवाब देने में ध्यान दो, मेरे साथ सिंक्रोनाइज हो जाओ। अभी सवाल को कॉपी में लिखो, जब मैं मेरी बात खत्म कर दूं ना तो आधे तो सवाल आपके क्लियर होंगे पहली बात, फिर भी जो सवाल बच जाए फिर मुझसे पूछना शुरू करो। क्लियर? मैं लास्ट में आपको बोलूंगा हाँ आप पूछो, अभी देखना 10 मिनट के बाद। अभी मत लिखो, पहले सुनो तो सही। कई बार पहली चीज को 10 मिनट के बाद समझाया जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आया, आप लिखने में लगे हो, इतने में हम आगे निकल गए। फील करो चीजों को मेरे साथ, राइट? चलिए, तो मैंने कहा अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल हो गया, मेरे से बात क्या करो, सोचो सर केवल मुझको पढ़ा रहे हैं।
जब मैं बोलूं बोलो तो बोला करो, मेरे से बात करो, ऐसा खो जाओ तो मजा आएगा। देखना, हमने बात करी आइसोथर्मल की, बोलो करी, बोलो हाँ करी। हमने बात करी आइसोकोरिक की, बोलो करी, हाँ करी। अभी हम बात करें एडियाबैटिक की। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जीरो होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जीरो होता है, हीट एक्सचेंज जीरो होता है। आई होप आप समझ पाते हैं हीट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। ये जो आपके सामने सिस्टम है, लिसन केयरफुली, इसकी जो वॉल है ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड है कहने का मतलब है बाहर की हीट अंदर नहीं, अंदर की हीट बाहर नहीं। मतलब अगर मुझे इस सिस्टम को एनर्जी देना है तो एक ही रास्ता बचता है, या तो कंप्रेशन करके एनर्जी देना है, तो अगर एनर्जी लेना है तो एक्सपांशन करके। भैया एनर्जी देने लेने का दो ही रास्ता है ना यार, या तो हीट है या तो वर्क है। अब एडियाबैटिक बोला गया मतलब हीट का रास्ता बंद कर दिया। जब हीट का रास्ता बंद कर दिया तो एनर्जी का एक ही रास्ता बचता है, बोलो क्या, वर्क। आई होप वर्क का मतलब आप समझते हैं। एनर्जी देना है सर कंप्रेस करो, एनर्जी लेना है सर एक्सपांड करो। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q बराबर जीरो है, मतलब डेल्टा E बराबर W है। इसको फील करो। अच्छा, अगर हम इस सिस्टम को एनर्जी देंगे, हीट से तो नहीं दे सकते, तो कंप्रेस करके देंगे। अगर हम इस सिस्टम को एनर्जी देंगे तो कंप्रेशन करेंगे, कंप्रेशन करेंगे तो एनर्जी अंदर पहुंचेगी, एनर्जी अंदर पहुंचेगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर आइडियल गैस है और इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है बच्चों, तो आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी बढ़ गई मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। सर क्यों? आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है लल्ला। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ी, सर आपको कैसे पता चला बढ़ी? बेटा W पॉजिटिव है तो डेल्टा E भी तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब बड़ा माइनस छोटा हुआ तभी ना। अच्छा अच्छा, मतलब अगर हमने सिस्टम पर वर्क किया, हमने सिस्टम को एनर्जी दिया, सिस्टम के अंदर एनर्जी गया, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। अगर आइडियल गैस है तो टेम्परेचर बढ़ गया, गरम गरम लगेगा, गरम गरम लगेगा। वहीं पे अगर सिस्टम से वर्क हुआ होता, सर सिस्टम से वर्क हुआ है, सिस्टम के द्वारा वर्क हुआ है मतलब एक्सपांशन हुआ है, मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है, मतलब इसकी एनर्जी घटी है, उसने अपनी एनर्जी लगा के ही तो एक्सपांशन किया। क्यों? दूसरा रास्ता नहीं एनर्जी का, नहीं है, हीट का रास्ता हमने बंद कर रखा है, तभी तो एडियाबैटिक है। तो जैसे एक्सपांशन हुआ मतलब सिस्टम ने वर्क किया, मतलब उसकी एनर्जी घटी, मतलब अभी सिस्टम का टेम्परेचर घटेगा। अभी सिस्टम का टेम्परेचर घटेगा, ठंडा ठंडा लगेगा। कैसा लगेगा? ठंडा ठंडा लगेगा। मतलब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में, सवाल ऐसे पूछे, कब ऐसा होगा जब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा? व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम एडियाबैटिकली। अब हम देखो साइंटिफिक भाषा बोल रहे हैं। When temperature of the system will decrease, when work done by the system adiabatically. एडियाबैटिक तरीके से वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो टेम्परेचर घटेगा, ऐसे ही जो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो बढ़ेगा। बच्चों हमने यहां से एक कंसेप्ट निकाल लिया। कंसेप्ट ये था, ये जो वर्क है, ये जो वर्क है, वैसे तो ये पाथ फंक्शन होता है। मैंने तो आपको दो ही पाथ फंक्शन बताए, बोलो क्या, हीट और वर्क। मैंने तो आपको दो ही पाथ फंक्शन बताए, बोलो क्या, हीट और वर्क। मैंने तो आपको दो ही पाथ फंक्शन बताए, बोलो क्या, हीट और वर्क। बच्चों आज ऐसा पहली बार हुआ, वर्क जो कि पाथ फंक्शन है, वर्क विच इज पाथ फंक्शन, वर्क जो कि पाथ फंक्शन है, आज पहली बार बिहेव लाइक स्टेट फंक्शन, बिहेव लाइक स्टेट फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है। वैसे स्टेट फंक्शन बोलना सही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बोलना ज्यादा सही है, लेकिन वही है कि आपको फील कराने के लिए बोल दिया जाता है। जब कभी सवाल आपसे पूछेगा आखिर ऐसा कब होता है जब वर्क स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है, एडियाबैटिक। क्लियर? ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, ये इक्वेशन नहीं, इनकी भाषा को समझो, इनकी लैंग्वेज को समझो। हमने आइसोथर्मल को समझा, हमने आइसोकोरिक को समझा, हमने एडियाबैटिक को समझा। एक प्रोसेस बच रहा है, साइक्लिक। अरे सुनो ना, जो साइक्लिक प्रोसेस होता है मैंने आपको बताया था, उसमें इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बोलो। जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बोलो। सर सेम होता है, सर सेम होता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम मतलब जहां से चली थी जिंदगी वहीं आ गई।
मतलब ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी चीजें सिस्टम की जो स्टेट पे डिपेंड करती हैं, उनमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जहां से किस्सा शुरू था वहीं पे खत्म हुआ। अच्छा, मतलब जो स्टेट फंक्शन होते हैं, जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, जब जहां से चले थे वहीं पे आ गए तो स्टेट वही रहा, तो उनकी वैल्यू नहीं बदली, मतलब डेल्टा ई जीरो। अरे वाह, साइक्लिक प्रोसेस में तो डेल्टा ई जीरो, क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू। ऐसा नहीं लग रहा, जस्ट लाइक आइसोथर्मल, ऐसा नहीं लग रहा, जस्ट लाइक आइसोथर्मल, मतलब जितना हीट दोगे वर्क हो जाएगा, जितना वर्क करोगे हीट के रूप में निकल जाएगा, क्योंकि अंदर एनर्जी बच नहीं पाएगी, अंदर एनर्जी बच नहीं पाएगी। ये सब हम सोच पा रहे हैं क्योंकि हम इस इक्वेशन को पढ़ पा रहे हैं, बार बार चीजें आ रही हैं। कोई बच्चा कहता है सर आइसोथर्मल समझ में आया, सर आइसोकोरिक एडियाबैटिक समझ में आया, सर आपने हमें जितने प्रोसेस बताए उसमें भी एक प्रोसेस रहा, वो है आइसोबैरिक, वो है आइसोबैरिक। मैंने कहा आइसोबैरिक में क्या होता है, सर आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, सही बात है। पहले की बाद में सर पूरी प्रोसेस में कांस्टेंट होता है, पूरी प्रोसेस में कांस्टेंट, सर पूरी प्रोसेस में कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट है सर, तो बताओ आप क्या जीरो, आइसोथर्मल में डेल्टा ई जीरो, साइक्लिक में डेल्टा ई जीरो, आइसोकोरिक में डब्ल्यू जीरो, एडियाबैटिक में क्यू जीरो, इसमें क्या जीरो? मैंने कहा देखते हैं, चलो फ्लॉट के पास चलते हैं। डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, अरे हाँ होता है। डब्ल्यू बराबर माइनस पी डेल्टा वी होता है, बोलो बच्चों, डब्ल्यू बराबर माइनस पी डेल्टा वी होता है, हाँ होता है। डब्ल्यू बराबर माइनस पी डेल्टा वी होता है। मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था, फिर कहता हूं, ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है इसमें सभी यूनिट साइन कन्वेंशन के साथ रखनी होती है। हमने जो वर्क का फॉर्मूला बनाया है ये साइन कन्वेंशन के साथ वाला ही है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं, कैसे, जरा सुनिएगा। डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा वी, बोलो। डेल्टा का मतलब होता था, होता है, होता रहेगा। डेल्टा का मतलब होता था, होता है, होता रहेगा। बड़े अंतर को डेल्टा से, ट्रायंगल से बताते हैं और छोटे अंतर को स्मॉल डी से बताते हैं। जब डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखना होता है तो स्मॉल डी लिखेंगे, जब बड़े चेंज को बताना होता है इंटीग्रल के फॉर्म में तो डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा का मतलब एक होता था, एक होता है, एक होता रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल का मतलब हम अक्सर टू, इनिशियल का मतलब हम अक्सर वन मान के चलते हैं। बच्चों सुनो ना, ये डेल्टा ई है क्या? हाँ। डेल्टा का मतलब चेंज है क्या? हाँ। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल है क्या? हाँ। E2 माइनस E1 है क्या? हाँ। Q माइनस P डेल्टा V मतलब U2 माइनस V1 है क्या? हाँ। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे क्या? हाँ। अरे बोलो ना, मैं Q को इधर ले आता हूं, मैं Q को इधर ले आता हूं, ले आओ सर। Q बराबर E2 माइनस E1 प्लस P V2 माइनस V1 लिख दो, चल जाएगा सर? चलेगा। अब ऐसा करते हैं, टू टू को एक साथ, वन वन को एक साथ, क्यों लगे ना, टू टू मतलब फाइनल फाइनल एक साथ, वन वन मतलब इनिशियल इनिशियल एक साथ। थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, थोड़ा सा सुंदर सुंदर सा लिख लेते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, Q बराबर E2 माइनस E1, तो E2 प्लस PV2 माइनस, देखो जरा, माइनस E1 प्लस PV1, माइनस E1 प्लस PV1। हेलो, हमने इसे अरेंज किया, अरेंज करके कुछ ऐसा लिख दिया। लिखने में कोई ज्यादा ताकत नहीं लगी, बहुत आसानी से लिख दिया, लेकिन लिखने के बाद जब हमने पढ़ा, जिसे सोचा, तो मजा आ गया। कुछ नया था, कुछ अजीब था। क्या आप इसकी भाषा को पढ़ पा रहे हो? ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, पढ़ पा रहे हो बच्चों? आपके लिए इक्वेशन ऐसी है, आपके लिए इक्वेशन ऐसी है जैसे किसी 5 साल के बच्चे के लिए आपकी वो इंग्लिश की बुक है जिससे उसका एक भी अक्षर समझ में नहीं आता। मेरी बात को समझना, आज आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा है, आप उसे पढ़ पाते हो। वैसे ही मैथ, जो कि एक भाषा है, ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज हम तो सब्जेक्ट मानते थे, नहीं लैंग्वेज है, ये एक भाषा है, इसकी भाषा को समझो। ये आपसे कुछ कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, मजा आ जाएगा, देखना जरा ध्यान से। ये जो लिखा है क्यू, बोलो हाँ। हाँ, क्यू का मतलब हीट, हाँ। आप सब जानते हैं, प्रेशर में प्रेशर घटेगा तो प्रेशर मिलेगा, मीटर में मीटर घटेगा तो मीटर मिलेगा, किलोमीटर में किलोमीटर घटेगा तो किलोमीटर मिलेगा। किलोमीटर में किलोग्राम को घटाते हो क्या? 1 किलोमीटर माने से 1 किलोग्राम एप्पल कराते हो क्या? ना।
प्रेशर में प्रेशर को घटाते हैं, मीटर में मीटर को घटाते हैं, लाइक यूनिट में लाइक यूनिट को घटाते हैं। मजा आ गया जब हमने सोचा भाई ये तो हीट है, ये हीट है, ये पूरा भी हीट है, ये पूरा भी हीट है, ये कौन सी हीट है? ये समझ में नहीं आया था उस समय तक, पर ये तो समझ में आया, दोनों को माइनस करने से जो मिला वो हीट है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो भी है वो हीट है। आखिर ये हीट कौन सी हीट है? आखिर ये हीट कौन सी हीट है? हाँ, ये तो समझ में आया कि दोनों को माइनस करने से हीट आया। आखिर ये हीट कौन सी है? हमने इस हीट, हीट शुरू होता है कैपिटल एच से, बोलो, हीट शुरू होता है कैपिटल एच से। हमने इस हीट का नाम रख दिया एच, बोले तो इंथैल्पी, बोले तो इंथैल्पी। इस हीट का हमने नया नाम रखा इंथैल्पी। तो बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है, सर आपने तो पहले हीट को क्यों बोला था, अभी ये कौन सी नई हीट है कैपिटल एच से? अगर ये भी हीट है इसे क्यों लिखो ना, अगर ये भी हीट है इसे भी क्यों लिखो? उसे आपने हीट को क्यों बोला, ये कौन सी हीट है जिसे आपने एच बोला? बेटा पहले ये तो समझो, ये जो नई एनर्जी है इसका एक नया नाम है जिसका हमने नाम रखा एच। आज से दुनिया एच को कहेगी इंथैल्पी, आज से दुनिया एच को कहेगी इंथैल्पी। आखिर ये इंथैल्पी है क्या सर? इंथैल्पी इज नथिंग बट नेट हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, नेट हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। मेरी बात को पूरा सुनना, नेट हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, किसी सिस्टम का नेट हीट कंटेंट क्या है, टोटल हीट कंटेंट क्या है? ये इंथैल्पी है। पर सर फील क्या है इसका, बताता हूं। अभी ये तो समझो, ये हीट है, ये हीट है, ये टू है तो टू है, ये वन है तो वन है, चलेगा चलेगा। टू माइनस वन मतलब फाइनल माइनस डेल्टा लिख दूं, चलेगा चलेगा। मतलब क्यू बराबर डेल्टा एच लिख दूं, चलेगा चलेगा। हाँ, हमने यहां से कंसेप्ट बना लिया। जब प्रेशर कांस्टेंट था, जब प्रेशर कांस्टेंट था तो वहां पे क्यूपी बराबर डेल्टा एच है। आज से जब जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, आज से जब जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, आज से जब जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला जाएगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला जाएगा, मतलब क्यूवी बोला जाएगा, वो डेल्टा ई माना जाएगा। आज से जब जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोला जाएगा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोला जाएगा, मतलब क्यूपी बोला जाएगा, बच्चों वो डेल्टा एच माना जाएगा। सवाल बोलेगा कैलकुलेट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बच्चा परेशान, ये कौन सी हीट है भैया, कैसे निकाले? अरे डेल्टा ई पूछ रहा है। सवाल बोलेगा कैलकुलेट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बच्चा परेशान, ये कौन सी हीट है? अरे डेल्टा एच पूछ रहा है। जब उसको डेल्टा एच पूछना होगा तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी बोलेगा, तो कभी सिंपली इंथैल्पी बोलेगा, कभी सिंपली आपसे बोल देगा नेट हीट कंटेंट निकालो। लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले इसको फील कर लो। हाँ, हम समझ गए कि जो कांस्टेंट प्रेशर की हीट होती है क्यूपी, वही डेल्टा एच होती है। फिर ये एच है क्या, बताता हूं। इंथैल्पी है क्या, बताता हूं। पहले अभी हम बात कर रहे हैं कंक्लूजन्स फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। आइसोथर्मल हुआ, आइसोकोरिक हुआ, एडियाबैटिक हुआ, साइक्लिक हुआ, आइसोबैरिक हुआ, राइट। अपन ने यहां से कंक्लूजन निकाल लिया और इस लैंग्वेज को दिमाग में सेट कर लिया, लेकिन हमारे जहन में तो वही सवाल घूम रहा था। बच्चों आगे बढ़ने के पहले, जैसा मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था, याद करो, जब आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, याद है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्यूवी बराबर डेल्टा ई होता है। ठीक उसी प्रकार से जब आइसोबैरिक होता है तो वहां क्यूपी बराबर डेल्टा एच होता है ना। अभी मैं आपको कुछ देर में इंथैल्पी के बारे में बताऊंगा, बट जो बच्चे समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं जो एच है ना वो कैपिटल लिखा है, और जब भी हम किसी यूनिट को कैपिटल लिखते हैं इसका मतलब वो स्टेट फंक्शन है। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था जो क्वांटिटीज होती है या तो वो स्टेट फंक्शन होती है या तो वो पाथ फंक्शन होती है। जब भी हम कैपिटल लेटर्स लिखते हैं वो क्या होती है, स्टेट फंक्शन। तो मैं मान के चलता हूं आपने वो लॉजिक लगाया, आप समझ गए भैया जो भी है फील करेंगे, पर अभी हम इतना तो समझ गए कैपिटल लिखा है मतलब वो स्टेट फंक्शन। हीट जो कि एक पाथ फंक्शन होता है, हीट जो कि एक पाथ फंक्शन होता है, बड़ा दिलचस्प होता है। ये दो लम्हा, ये दो मोमेंट ऐसा होता है जब हीट पाथ फंक्शन होते हुए भी स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है, बिहेव लाइक स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन होते हुए भी स्टेट फंक्शन तरह बिहेव करता है। जो सबसे उचित शब्द है वो है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, बट आप ऐसा भी बोल सकते हो स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है। आपके सवाल,
2 मिनट है आपके पास। जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे एक बार वो सवाल सोच लो। सिद्धार्थ चौधरी, साइक्लिक का पूरा न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स में आता है। आप याद करो, अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो पुरानी बातें, तो फिजिक्स वाले पूरा पीवी वर्क का न्यूमेरिकल करते हो, हम केमिस्ट्री वाले नहीं बताएंगे उसको, तो वहां आपको पूरा आ जाएगा बेटा। आपको बता दूं मैं, एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा, सब लोग सुन लो सर, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में थोड़ा और। साइक्लिक प्रोसेस हम केमिस्ट्री वाले नहीं बताएंगे, वो आप फिजिक्स में करो। मैं तो बता दिया बस कि ठीक है ऐसा है। ग्राफ भी, हाँ सब फिजिक्स में आएगा बेटा, आप जानते हो यार, केमिस्ट्री में भी है फिजिक्स में भी है, मतलब पढ़ के आया, ऐसा मत बोलो थोड़ा सा। हाँ, वी आर फोकसिंग ओनली ऑन केमिस्ट्री पार्ट। हिमांशु मुझसे पूछ रहा है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। इस चैप्टर के बाद आएगा बीओजी, वहां बात करेंगे। ओके, वहां बात करेंगे। हिमांशु अभी तो मान लो आइडियल गैस, आदर्श गैस, जैसे आदर्श बच्चा होता है ना जो 20 घंटे पढ़ाई करता है रोज, वैसी आइडियल गैस है। या कभी मुझसे अलग से कॉल करके पूछना हिमांशु, अलग से कॉल करना, भी बीच में उसके बारे में नहीं बताऊंगा मैं। राघवेंद्र, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई जीरो इसलिए होता है क्योंकि ई एक स्टेट फंक्शन है, और क्योंकि ई स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक का मतलब है इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। तो जब स्टेट सेम है तो स्टेट फंक्शन जो कि स्टेट पे डिपेंड करता है, जब स्टेट बदला ही नहीं तो कहां से वो बदलेगा, मतलब डेल्टा ई जीरो है। राइट सर, एडियाबैटिक का टेम्परेचर रिलेट कर दो प्लीज, कैसी बातें कर रहे हो। आइडियल गैस भरी है, प्रथम सुनो ना, आइडियल गैस भरी है, आपने एनर्जी दी। अब एनर्जी एक ही चीज से होती है आइडियल गैस की, टेम्परेचर। तो एनर्जी दोगे तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। एनर्जी लोग क्या करें, और कोई उसका एनर्जी का रास्ता ही नहीं है प्रथम, केवल टेम्परेचर। निहरेंद्र, याद करते चलो, याद करते चलो। जतिन परफेक्टली नहीं है। हिमांशु मुझसे पूछ रहा है सर इस करेक्ट में आ गया, हीट इज स्टेट फंक्शन, और इनकरेक्ट लिखेंगे ना। एग्जैक्टली हिमांशु, एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा, सब लोग सुन लो, कॉमन डाउट के लायक है, कॉमन डाउट के लायक है, सुनो सुनो। बच्चे ने मुझसे पूछा है सर अगर कभी किसी सवाल में आ गया, आखिरी डाउट ले रहा हूं और बाकी कुछ देर के बाद, ऐसे क्या करो अपने सवाल कॉपी में लिख लिया करो, है ना। एक बच्चे ने मुझसे बोला है सर अगर सवाल में आ गया हीट इज स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, बेटा पाथ फंक्शन, पर सर बिहेव तो, अरे बिहेव करना अलग है। इंसान जानवर की तरह बिहेव कर सकता है, जानवर कभी नहीं बन सकता, कैसी बातें कर रहे हो। बिहेव करना अलग चीज होता है, बनना अलग चीज होता है। बिहेव करने से बन नहीं जाते, न जाने कितने अमिताभ बच्चन की तरह बिहेव करते हैं, अमिताभ बच्चन बन तो नहीं जाते। ओके, तो बिहेव करने से बनता नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये था आपके पास सारे प्रोसेस का स्टडी। अब आपके जहन में सवाल कूद रहे होंगे, डुबकियां लगा रहे होंगे, सर आखिर इंथैल्पी क्या होता है, इसका फील क्या, मुझे आपका ध्यान चाहिए, मुझे आपका ध्यान चाहिए। सुनो 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 फिर से, अब सवालों का खेला बंद, फिर से। इंथैल्पी है क्या, इतना तो अभी आप समझ गए। ये जो फैक्टर है दैट इज ई प्लस पीवी, उसका हमने नाम रखा है इंथैल्पी। टू टू था तो टू, वन वन था तो वन। अगर मुझे टू वन का लफड़ा नहीं पालना तो मैं सिंपल कहूंगा एच बराबर होगा ई प्लस पीवी, एच बराबर होगा ई प्लस पीवी, राइट। ये जो इंथैल्पी है दैट इज ई प्लस पीवी का समेशन। ठीक है साहब, ये तो हमें दिख रहा है, समझ गए। इसका फील क्या है, इंथैल्पी को हम लोग बोलते हैं नेट हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। हम लोग जो सिस्टम लेके चल रहे हैं वो गैसियस सिस्टम है, राइट। हम लोग जो सिस्टम लेके चल रहे हैं वो गैसियस सिस्टम है। गैसियस सिस्टम के अंदर या केमिकल रिएक्शन है के अंदर इंटरनल एनर्जी जो है, जो ई है, वो उनके इंटरैक्शन और दुनिया भर की एनर्जी से आता है। लेकिन हमारे इस सिस्टम में जिसमें एक्सपांशन और कंप्रेशन हो सकता है, जिसमें एक्सपांशन और कंप्रेशन हो सकता है, उसमें एनर्जी एक्सपांड और कंप्रेस करके भी चेंज की जा सकती है। मतलब अभी इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ई थी, इस सिस्टम का कितना प्रेशर और कितना वॉल्यूम है वो भी एक एनर्जी है, पहले इसको समझो। सिंपली प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो एक एनर्जी है। या ऐसे समझो बच्चों, कल हमने आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला से डिराइव करके बताया था पी इंटू वी। वो तो हम लोग जिस केस की बात कर रहे थे, हम हमारे केमिस्ट्री में सिस्टम का भला चाहते हैं, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को बदल के रख दिया माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। जब हमने साइन कन्वेंशन नहीं लगाया था, जब हमने सारी तीन पांच बातें नहीं करी थी, तो हमारे लिए तो पी इंटू वी की यूनिट भी तो जूल होगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी तो जूल होगी।
अपने आप में प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट तो जूल ही होगा ना। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस चीज को समझो कि जो गैसियस सिस्टम है वो एनर्जी पीवी से भी आता है। जब आप इंटरनल एनर्जी बोलते हो, विच इज द समेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, उस डेफिनेशन में एटम से रिलेटेड, मॉलिक्यूल से रिलेटेड जितनी एनर्जी है, सभी सभी का योग, सभी का समेशन, उस समय पीवी वाली एनर्जी नहीं जोड़ी थी। आज क्योंकि पीवी से भी एनर्जी होता है तो उसे भी जोड़ दो, वो जो नेट हीट कंटेंट बनता है वही इंथैल्पी होता है। मैं इसे एक रियल एग्जांपल से समझाता हूं, लेकिन रियल एग्जांपल में पीवी फिट नहीं बैठेगा क्योंकि कंप्रेशन एक्सपांशन उसमें नहीं होगा। मान लीजिए आप सबके हाथ में एक पन्ना है, एक पेपर है। वो पेपर को जब आप जलाते हो तो उससे कुछ हीट आती है। उस पेपर के अंदर कुछ हीट कंटेंट है। हीट कंटेंट अलग है। आपने पेपर को जला दिया, पेपर को जला दिया, लेट से आपको 100 जूल की एनर्जी मिल गई। पेपर को जलने के बाद कुछ राख बचती है। वो जो राख बचती है, जो कि कहीं ना कहीं मैटर है, अगर आपने उसे भी एनर्जी में कन्वर्ट किया होता, जिसका तरीका आपके पास नहीं है, जिसका आज हमारे पास खोज नहीं है, हम राख को कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करें। लेकिन अगर सोचो 100 जूल जो कि पेपर जलने से मिला, अगर राख भी एनर्जी में कन्वर्ट होता तो लेट से हमें 10 जूल और मिला होता, तो मैं कहता जो 100 जूल है वो हीट कंटेंट है, लेकिन जो 110 जूल है वो नेट हीट कंटेंट है। नेट हीट कंटेंट का मतलब है किसी भी सिस्टम की वो टोटल एनर्जी जिसे हम हीट के रूप में पा सकते हैं। हमारे रियल लाइफ एग्जांपल में पीवी फिट नहीं बैठता, लेकिन हम जिस सिस्टम को पढ़ रहे हैं, आप समझो हम लोग आइडियल गैसेस गैसियस सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। उस सिस्टम में पीवी भी एनर्जी का एक सोर्स है, तो पीवी से भी एनर्जी दी जा सकती है। पी इंटू वी भी एक एनर्जी है, मतलब वर्क करके भी एनर्जी को जोड़ा जा सकता है, लिया जा सकता है। तो उन दोनों एनर्जी को जब आप जोड़ देते हो, जो टोटल एनर्जी मिलती है जिससे आप हीट को प्राप्त कर सकते हो, वही उसकी इंथैल्पी है। मैंने ऐसे कहा था, हमारे इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी देने लेने का दो रास्ता है, एक है हीट, दूसरा है वर्क। हमारे इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी देने लेने का दो रास्ता है, एक है हीट, दूसरा है वर्क। और सिस्टम की एनर्जी केवल दो तरीके से है, एक है इंटरनल एनर्जी, दूसरी है इंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी सभी एनर्जी का समेशन है, इंथैल्पी भी सभी एनर्जी का समेशन है। साथ में वो जो पीवी वाला एनर्जी आप दे रहे हो उसको भी जोड़ दो। सर इसे हमने इंथैल्पी एच ही क्यों बोला? क्योंकि ये हीट माइनस हीट से रिलेट होता था। जब लोग इसको बना रहे थे, जो लोग थर्मोडायनेमिक्स को बना रहे थे, उन्होंने कहा यार ये भी हीट है, ये भी हीट है, तभी तो हीट मिला। उसी हीट को रिलेट करने के लिए इसको एच से लिखा। क्योंकि ये जो इंथैल्पी होता है ये स्टेट फंक्शन होता है, ठीक वैसे जैसे कि इंटरनल एनर्जी होता है, इसलिए इसे कैपिटल एच लिखा। इंथैल्पी इज द नेट हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। अगर कोई बच्चा सरल भाषा में सोचना चाहता है तो ऐसे समझे, किसी भी सिस्टम की वो टोटल एनर्जी जिससे हम हीट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब ये ना कहना सर हीट क्या होता है, किसी भी सिस्टम की वो टोटल एनर्जी जिससे हम हीट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, वही उसकी इंथैल्पी है। आज हमारे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी पी से भी ऐड होती है, इसीलिए ई में उसे ऐड करते हैं। बच्चों आप सब समझते हो कि जो ई है उसे कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ई को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एच की एब्सोल्यूट वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, जैसे हम डेल्टा ई को कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही हम डेल्टा एच को भी कैलकुलेट करते हैं। आप सभी जानते हो जो इंटरनल एनर्जी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वैसे इंथैल्पी भी एक्सटेंसिव है। मतलब वही वाली बात है, छोटा सा पन्ना होगा तो छोटी सी हीट कंटेंट है, बड़ा सा पन्ना होगा बड़ी सी हीट कंटेंट है। पूरी किताब को जलाओगे और एनर्जी मिलेगी। मैटर के बदलने से अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट बदलेगा, इसीलिए वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, वैसे ही इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। आपको तो मजा आना चाहिए सोच के यार, आपने अभी तक 4 यूनिट का नाम पढ़ा, एक हीट, एक वर्क, एक ई और एक एच। हीट और वर्क पाथ फंक्शन है, ई और एच स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन कहने का मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। बच्चों मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल केवल टेम्परेचर का फंक्शन है। आइडियल गैस की जो टोटल एनर्जी है, जो सारी दुनिया भर की एनर्जी है, वो केवल केवल टेम्परेचर का फंक्शन है। इसीलिए
जब आइडियल गैस के केस में आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो उसके लिए डेल्टा एच भी 0 होता है, डेल्टा यू भी 0 होता है। ओनली फॉर आइडियल गैस, ओनली फॉर आइडियल गैस। मात्र आइडियल गैस के लिए जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों ही 0 होता है। रूल ये ना बना लेना कि आइसोथर्मल में डेल्टा एच डेल्टा यू 0 होता है। रूल ये ना बना लेना कि आइसोथर्मल में डेल्टा एच डेल्टा यू 0 होता है। रूल ये बनाना कि आइसोथर्मल प्रोसेस जब आइडियल गैस के लिए होता है तो उसका डेल्टा एच भी उसका डेल्टा यू भी 0 होता है। बच्चों, मैंने कहा इंथैल्पी दैट इज एच, ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम ई को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा एच को तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है ये वही लिखा है जो मैं आपसे कह रहा था कि आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा यू डेल्टा एच नहीं होता 0, वो तो केवल आइडियल गैस के लिए होता है। जितने भी फेज ट्रांजिशन प्रोसेस होते हैं जो मैंने आपको इक्विलिब्रियम पे बताया था, फेज ट्रांजिशन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, इन सब में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है लेकिन फिर भी डेल्टा यू 0 नहीं होता, डेल्टा एच 0 नहीं होता। तो सर कितना होता है, बता रहा हूं ना यार, आने तो दो। मैंने तो अभी आपको यह समझाया आखिर इंथैल्पी होता क्या है। इंथैल्पी इज द नेट हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। हम एच को मेजर नहीं कर सकते हैं लेकिन हम डेल्टा एच को मेजर कर सकते हैं। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, हाँ या ना बोलना है। बच्चों, क्या H बराबर E प्लस पीवी होता है, बोलो हाँ या ना। क्या H बराबर E प्लस पीवी होता है, बोलो हाँ या ना। क्या हम E को निकाल सकते हैं, ना। क्या हम डेल्टा E को निकाल सकते हैं, हाँ। हमने डेल्टा H को लिए, इधर भी डेल्टा लगाया, इधर भी डेल्टा लगाया, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा पीवी लिख दे, चलेगा, बोलो चलेगा। लिख दे, चलेगा, चलेगा। डेल्टा का एक मतलब होता था, होता रहेगा, बोलो क्या सर, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 2 माइनस 1। सुनो ना बच्चों, मैं ऐसा लिख दूं, चलेगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, चलेगा, बोलो चलेगा, चलेगा। ये जो आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिखा, ये डेल्टा एच कैलकुलेट करने का मेन फॉर्मूला है। ये डेल्टा एच कैलकुलेट करने का मेन फॉर्मूला है जिसमें ना तो प्रेशर कांस्टेंट है, ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। हेलो, हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है ये मेन फॉर्मूला है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। पर आप सब समझदार हैं, आप सब जानते हैं जब कभी रिएक्शन होती है, अक्सर जनरली जब कभी रिएक्शन होती है, अक्सर कभी कांस्टेंट प्रेशर तो कभी कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है। चलो एक एक करके समझते हैं। जब कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो क्या होगा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो क्या होगा। अक्सर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, उसमें भी सबसे अक्सर, उसमें भी सबसे अक्सर कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन होती है। जब प्रेशर कांस्टेंट है मतलब बदल क्या रहा, वॉल्यूम। मतलब हमारा डेल्टा एच का फॉर्मूला था डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस, बोलो, हमारा डेल्टा एच का फॉर्मूला था डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। हमने प्रेशर कांस्टेंट रख दिया तो प्रेशर नहीं बदलेगा, अब क्या बदलेगा, वॉल्यूम। पी डेल्टा वी लिख दे, चलेगा, बोलो चलेगा। पी डेल्टा वी लिख दे, चलेगा, बोलो चलेगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मूला, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मूला। लेकिन याद रखना इसकी कंडीशन है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों, कभी कभी प्रेशर कांस्टेंट होगा तो कभी कभी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। मैं आपसे पूछूंगा, मान लो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा तो डेल्टा पीवी, डेल्टा मतलब चेंज, कौन कांस्टेंट है, वॉल्यूम, तो कौन बदलेगा, प्रेशर। डेल्टा किसके पहले आएगा, प्रेशर। सुनो ना, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस, बोलो क्या लिखूं मैं, वी डेल्टा पी लिख दूं, चलेगा, चलेगा। सुनो, ये फॉर्मूला भी चलेगा लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। मैंने कहा रट के न जाना ये फॉर्मूला, रट के न जाना ये फॉर्मूला, याद रखना ये फॉर्मूला लगता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में अक्सर केमिकल रिएक्शन होगी, बोलो हाँ। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में अक्सर केमिकल रिएक्शन होगी, बोलो हाँ। जब केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा होगा, अरे बोलो ना। मजे की बात यह है हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, उसमें भी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं
उनमें से या तो रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट कोई एक गैसियस होना चाहिए। एनी ऑफ द स्पीसीज, एनी ऑफ द स्पीसीज मस्ट बी गैसियस। ओके, कोई एक गैस होना चाहिए। सुनो ना, अभी अपने सामने कांस्टेंट प्रेशर वाला, कौन सा? कांस्टेंट प्रेशर वाला एक फॉर्मूला आया था, बोल पाओगे? कांस्टेंट प्रेशर वाला डेल्टा एच का फॉर्मूला आया था, याद है किसी को? बोलो जरा। डेल्टा एच बराबर, बोलो, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। बोलो, क्या ये फॉर्मूला हर वक्त वैलिड है? नहीं सर, कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर पर। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की, उसमें कोई एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस होगा। गैसियस होगा तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं। पीवी बराबर एनआरटी कह दे, चलेगा? बोलो, चलेगा। पीवी बराबर एनआरटी कह दे, चलेगा आइडियल गैस के लिए? आपसे पूछ रहा हूं मैं, आइडियल गैस के लिए पीवी बराबर एनआरटी चलेगा? चलेगा। हेलो, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा, सर यू और ई एक है क्या? यार शुरू से बोलते आ रहा हूं मैं, क्या करते हो यार लल्ला, भूल जाते हो आप लोग। चाहे मैं यू लिखूं चाहे मैं ई लिखूं, बात बराबर है। चलो, आपका दिमाग ई में सेट है तो मैं ई लिख देता हूं। पीवी बराबर एनआरटी कह दो, चलेगा? चलेगा। बदला क्या है? वॉल्यूम। देखो ना, इधर भी डेल्टा लगाया तो इधर भी तो डेल्टा लगाना पड़ेगा। हाँ, लगा दो ना सर। तो डेल्टा एनआरटी लिख दो, चलेगा? चलेगा। अब डेल्टा का मतलब क्या? चेंज। कौन बदलेगा? बोलो सर, कभी कभी मोल बदलेगा तो कभी कभी टेम्परेचर बदलेगा, सॉरी, कभी कभी मोल बदलेगा तो कभी कभी टेम्परेचर बदलेगा। मतलब मैं एनआर डेल्टा टी लिख दूं, चलेगा? तो कभी कभी एंटी डेल्टा आर बदलेगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या डेल्टा एन बदल सकता है? क्या गैसेस के मोल बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। क्या टेम्परेचर बदल सकता है? बदल सकता है। क्या कभी ऐसा होगा कि डेल्टा आर बदले? सर, आर गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है सर, वो नहीं बदलेगा। मतलब मैं कह सकता हूं पी डेल्टा वी बराबर या तो डेल्टा एन आर टी होगा। सर, ये तब होगा जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। यार, इस सोचने में जोर लग रहा क्या? सर, इसमें कौन सा जोर है? टेम्परेचर में आपने डेल्टा नहीं लगाया, मतलब कांस्टेंट है। हेलो, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। और पी डेल्टा वी बराबर एन आर डेल्टा टी तब लगेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, जब एन कांस्टेंट होगा, जब एन कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर वेरिएबल होगा। हम फिर से एक केस मानते हैं, हम फिर से एक केस मानते हैं। मान लो कांस्टेंट प्रेशर है, मान लो कांस्टेंट टेम्परेचर है। सर, प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है? जी हाँ। जब कभी रिएक्शन होती तो आपने ऐसे पढ़ा होगा, फला रिएक्शन हो रही है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना। पूरी रिएक्शन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है। अक्सर जो रिएक्शंस होती हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती हैं, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी चलेगा? चलेगा। केमिकल रिएक्शन के लिए मैं डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी को लिख देता हूं डेल्टा एन आर टी, चलेगा? चलेगा। आप सबको ज्ञात है, जब हम पीवी बराबर एनआरटी लिखते हैं, ये फॉर्मूला गैस के लिए लगाते हैं। किसके लगाते हैं? आइडियल गैस के लिए। किसके लगाते हैं? आइडियल गैस के लिए। और हम गैसेस को आइडियल मान के ही चलते हैं। तो डेल्टा एन है वो क्या होगा? डेल्टा एन जी। मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि डेल्टा एन जी का मतलब क्या है। आई होप आप सबको याद होगा। बोलो जरा एक बार, डेल्टा एन जी क्या? बोलो, डेल्टा एन जी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। खूब निकाला इक्विलिब्रियम में, आज खूब निकाला है। क्लियर? चेंज इन मोल्स ऑफ गैस नहीं सत्यजीत, गलत 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 सत्य, आप तो फंस जाओगे। आपके तो सवाल मजे नहीं लेगा सत्यजीत। चेंज इन मोल्स ऑफ गैस नहीं, मोल्स नहीं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल्स नहीं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल्स नहीं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बच्चों, मैंने आपको बहुत कुछ बताया, मैंने आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन जिस जिस फॉर्मूले में डब्बा लगाया वो बच्चे आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट, क्योंकि ये वो फॉर्मूले हैं जिन पर अक्सर हम सवाल करते हैं। आधे बच्चे जाने अनजाने में कंडीशन नहीं जानते, ही लगा के सॉल्व करते हैं। अक्सर 99% में यही कंडीशन आती है। रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे आती है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ। क्लियर? बच्चे सुनिएगा ध्यान से, ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है,
ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है डेल्टा एच, यार कुछ देर पहले याद करो, हमने कहा था जो क्यूपी होता है वही डेल्टा एच है। बोलो, अरे याद आया? बोलो याद आया। मतलब मैं डेल्टा एच को क्यूपी लिख दूं चलेगा सर? चलेगा। डेल्टा ई को क्यूबी लिख दूं चलेगा? चलेगा। इधर ले आऊं तो माइनस लिख दूं चलेगा? चलेगा। क्यूपी माइनस क्यूबी बराबर डेल्टा एनजीआरटी लिख दूं चलेगा बच्चों? अरे सुनो ना, मैं शब्दों में बोलता हूं इस इक्वेशन को, मजा आए तो बताना। शब्दों में बोल रहा हूं, हीट, difference of heat at constant pressure to the heat at constant volume is equal to delta NGRT. Difference of heat at constant pressure to the heat at constant volume is equal to delta NGRT. सवाल जब जब heat at constant pressure at constant volume बोले, घबराना नहीं, डेल्टा एच डेल्टा ई बोल रहा, समझ जाना। बिल्कुल सही है असदुल्ला अनवर। डेल्टा का मतलब चेंज है अल्लाह। अंकित, डेल्टा का मतलब चेंज है बेटा। ओके, अभी बात खत्म नहीं हुई। अब लोग ध्यान से देख रहे थे, बोले यार अपने सामने फॉर्मूला है, एक बार बोलो, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सौरभ कह रहा सर ये मैथ है। ये मैथ थोड़ी है, ये मैथ है। अरे यार कितना आसानी से मैथ बोलते हो आप, फिर तो आपको पता नहीं मैथ क्या है। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सुनो सुनो सुनो, हमने रूल बना लिया क्या, जब जब डेल्टा एन जी जीरो होगा, वही इक्विलिब्रियम वाला हाल, केपी बराबर केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी आर। जब जब डेल्टा एन जी जीरो होगा तब तब डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई होगा। जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो होगा तब डेल्टा एच डेल्टा ई से बड़ा होगा। जब डेल्टा एन जी लेस देन जीरो होगा तो डेल्टा एच डेल्टा ई छोटा होगा। मुझे लगता है आपको समझाने की आवश्यकता है, मैंने केपी केसी पहले बात कर ली है। ये जो आपके सामने खतरनाक सा चित्र दिख रहा है ना, इसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या नाम है? बॉम्ब। घबराना नहीं है। जब कभी न्यूमेरिकल में बोलो बोलो, जब कभी न्यूमेरिकल में बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलेगा, समझ जाना कांस्टेंट वॉल्यूम है और कुछ नहीं सोचना। बोलेगा इन बॉम्ब कैलोरीमीटर हीट, समझ जाना चाहिए हीट तो है, पर ये हीट नहीं, ये हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जब भी बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलेगा, उसे अपने को हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मान के चलना है। घबराना नहीं है सर ये कैसा कैलोरीमीटर है, सर ये कैसा बॉम्ब है, घबराना नहीं है। ऑलराइट, चलिए, मैंने आपसे इंथैल्पी पे बात करी, इंथैल्पी फॉर आइडियल गैस बात करी, इंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन बात करी। तो सारे फॉर्मूले आप चाहो तो एक बार कॉपी में लिख लो, नहीं तो मैं बताते चलूंगा, जब सवाल दूंगा ना बताऊंगा तो आपको लिखते चलना, ठीक है? अभी पीछे ही लौटते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। हालांकि आप लोग जब फिजिक्स में केटीजी पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? केटीजी, तो वहां ये आपको पूरा डेरिवेशन बताया जाता है। अभी मैं बता देता हूँ बस एक सवाल कराने के लिए, ठीक है? आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, जो मोनोटॉमिक गैस होती है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसका फॉर्मूला है 3/2 RT, राइट? एक मोल है तो एन की वैल्यू 1, दो मोल है तो एन की वैल्यू 2 एंड सो ऑन। 3/2 nRT, दिस इज द इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। हमें निकालना है इंथैल्पी, ठीक? तो इंथैल्पी जो है वो होता है 3/2 nRT प्लस nRT। क्यों? आइडियल गैसेस के लिए पीवी बराबर nRT होता है। यहां आप nRT लिख दोगे, ऐड करोगे तो आएगा 5/2 nRT। अगेन, ये जो 5/2 nRT है, दिस इज द इंथैल्पी फॉर एन आइडियल गैस। बहुत ध्यान सुना जो मैं कहने वाला हूं। इंथैल्पी फॉर एन आइडियल गैस, फॉर गैसियस सिस्टम नहीं, फॉर केमिकल रिएक्शन नहीं, वहां पे इंथैल्पी नहीं निकाल पाओगे। इंथैल्पी की कैलकुलेशन आप केमिकल रिएक्शन के लिए नहीं कर पाओगे। इंथैल्पी कैलकुलेशन ये जो है, ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए है, आइडियल मोनो गैस के लिए है, जिसका फॉर्मूला है 5/2 nRT। लर्न दिस फॉर्मूला बाय हार्ट राइट नाउ। डेरिवेशन आएगा आगे, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ऑल दैट उसके बेसिस पे, ठीक है? अब जब डेल्टा एच निकालना है तो डेल्टा एच में चेंज होगा, तो चेंज कहां होगा? या तो मोल में या तो टेम्परेचर में। तो वही अपने डेल्टा पे लगा दिया एनटी के पहले, ठीक है? तो कभी मोल चेंज होगा तो कभी टेम्परेचर होगा, तो अपना डेल्टा एच निकालने का फॉर्मूला होगा आइडियल मोनोटॉमिक गैस के लिए 5/2 R डेल्टा एन टी। क्लियर? ये फॉर्मूला याद कर लो, याद रहेगा, स्टार लगा दिया अपन ने। उसी के साथ बच्चों, जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपको जो गैस कांस्टेंट है R, उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को याद होती है, फिर भी जिनको नहीं याद है उनके लिए बता देता हूं ताकि बहाना नहीं मिले, सर में याद नहीं है। जो R होता है वो होता है
8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। गौर करिएगा, जब एनर्जी जूल में निकालनी हो, टेम्परेचर केल्विन में और पर मोल हो तो ये लगाएंगे। क्लियर है, ये पर मोल है। उसी के साथ इसकी जो वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। उसी के साथ जो आर होता है कैलोरी में, इसमें कैलोरी में वो होता है 2, अप्रोक्सीमेटली 2 होता है, बट आप लोग न्यूमेरिकल में 2 मान के चलेंगे। 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, राइट। ये आर की वैल्यू है, आपको याद होना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं याद है कॉपी में लिख लेंगे, मुझे ये मत कहना सर आर की वैल्यू नहीं याद है। कैपिटल आर इक्वल टू दिस। हाँ, मुझे बताया है, मैंने कई बार बताया है, पर वही सवाल करने के पहले एक बार फिर से बता देता हूँ। क्लियर बच्चों, ये जो कैलोरी है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कैलोरी के बारे में आपको मैं एक मजेदार बताऊं। जो कैलोरी होता है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस पर रखा पानी है। इमेजिन करो ये पानी है, ठीक है, और 1 ग्राम पानी है। कितना पानी है? 1 ग्राम। और इसका टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेल्सियस। मुझे 14.5 से इसका टेम्परेचर बढ़ा के करना है 15.5। तो अपने आप तो नहीं होगा, फूंक मारोगे तो नहीं होगा, है ना, कुछ एनर्जी देनी होगी। 14.5 से 15.5 टेम्परेचर करने के लिए 1 ग्राम पानी को जितनी एनर्जी देते हैं उसे ही हम लोग कैलोरी कहते हैं। और आप जान के हैरान हो जाओगे, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। मतलब समझो, आप जब इसको एनर्जी देते हो दैट इज बेसिकली 1 कैलोरी। मतलब आप 1 ग्राम पानी को 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए 4.2 जूल एनर्जी देते हो। सवाल आपसे बेसिक डेफिनेशन में पूछ सकता है, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम 14.5 टू 15.5। बच्चा लगा है फॉर्मूला लगाने में, से कौन सा फॉर्मूला, हीट पूछा है, ये पूछा है। अरे यार, ये फैक्ट का सवाल है, समझिए। 14.5 से 15.5 1 ग्राम पानी जो एनर्जी होती है वही 1 कैलोरी होती है, वही 4.2 जूल होता है, राइट। तो आइए, हमने बात करी इंथैल्पी पे, हमने इंथैल्पी के कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए। चलो शुरू करते हैं हमारा आज का खेल। शुरू करें क्या? अरे शुरू करें क्या? जो हमने सीखा जिसे हम सवालों से और पक्का करते हैं। एक बच्चा मुझसे कहता है, सर 14.5 ही क्यों लिया है? बेटा, कैलोरी को डिफाइन ही किया, ऐसे किया है। जो लोग बना रहे थे उन्होंने ऐसे ही बनाया। अब अर्णव, आप मुझसे पूछोगे, सर 1 किलो इतना बड़ा ही क्यों होता है? सर सब्जी वाले की दुकान पे 1 किलो का वाट इतना बड़ा क्यों होता है? सर 1 मीटर इतना क्यों होता है? बेटा, जो बना रहे थे उनसे पूछो उन्होंने ऐसे क्यों बनाया। ऐसा बनाया बनाया, ऑलराइट। हाँ, तो उसे हमने डिफाइन ही ऐसे किया है, उसे डिफाइन ऐसे किया वाली बात होती है। लेट्स स्टार्ट खेला। आप सबके सामने स्क्रीन पर है पहला सवाल। अभिषेक, अपने आप से पूछो। A path function becomes independent of path. A path function becomes independent of path, या वही a path function behave like state function। वो कौन सा प्रोसेस है जब पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है? एक एक प्रोसेस याद करो फटाफट। इस सवाल के माध्यम से आपको सारा लॉजिक याद हो जाएगा, इसलिए सवाल रखा पहला। सबका आंसर चाहिए यार, मोर देन करेक्ट आंसर है, मोर देन करेक्ट आंसर है। पाथ फंक्शन अपने पास दो ही है, एक हीट है, दूसरा वर्क है। चलो आइसोथर्मल देखो। आइसोथर्मल में क्यू और डब्ल्यू, अरे डेल्टा ई जीरो होता है ना आइसोथर्मल में। आइडियल गैस सिस्टम है मान लीजिए, तो अगर आइडियल गैस सिस्टम है, अगर आइडियल गैस सिस्टम है तो डेल्टा ई जीरो, तो क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू, भूल जाओ। आइसोकोरिक वो तो बताया था, आइसोकोरिक में क्यूबी बराबर डेल्टा ई, आइसोबैरिक में क्यूपी बराबर डेल्टा एच, ये तो होता है। एडियाबैटिक में क्यू जीरो था नहीं था? तो क्यू जीरो था, डब्ल्यू बराबर डेल्टा ई था कि नहीं था? हाँ था। करते जरा फ्लॉट लगाओ यार। साइक्लिक में डेल्टा ई जीरो था, क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू था, आइसो में क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू था। तो 1 को भूल जाओ, 5 को भूल जाओ, 2 3 एंड 4। करेक्ट आंसर इज 2 3 एंड 4। करेक्ट आंसर इज 2 3 एंड 4। करेक्ट आंसर इज 2 3 एंड 4। ऑलराइट। एक बच्चा लिख रहा है, सर साथ में लिख दो फॉर्मूला। बेटा पहले लिखा था। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। If 10 joule of heat is absorbed by the system and 10 calorie work is done on the system, हीट एब्जॉर्ब हुआ सिस्टम के द्वारा, 10 कैलोरी का वर्क हुआ सिस्टम पर, दोनों ही
ऑन द सिस्टम है। जब ऑन द सिस्टम है मतलब सिस्टम को मिला, सिस्टम को मिला मतलब सिस्टम का फायदा हुआ, सिस्टम का फायदा हुआ तो सोचो क्या हुआ। आपसे सवाल कह रहा है कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सवाल हमसे डेल्टा ई पूछा है। आई एम डैम श्योर एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको मुझे बताना पड़े फॉर्मूला कौन सा लगाना है। बताऊं क्या? हिंट नंबर 1, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। आंसर आपके सामने है। आधे बच्चे क्या करते हैं, जब डेल्टा ई लिखते हैं पता क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 10 प्लस 10 सर आंसर 20। भैया थोड़ा आंखें खोलो, यूनिट भी सोचा करो, ये जूल है ये कैलोरी है, जूल कैलोरी को जोड़ दोगे जूल कल बन जाएगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे जोड़ते हैं? पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तब तो आप आंसर बताएंगे। तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लो या जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर लो, आंसर या तो कैलोरी में दे दो या तो जूल में दे दो। फिलहाल जो आंसर लिखा है जूल में, एंड द करेक्ट आंसर इज 52 जूल, एंड द करेक्ट आंसर इज 52 जूल। आई होप आप सबको समझ में आया, कोई बात नहीं, गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ओके, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। मैं याद दिला देता हूं, 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल होता है। जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो 101.3 लेके चलेंगे, 101 लेके कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वो नीट में करना। यहां 101.3 लेके ही कैलकुलेशन करना, 101.3 जूल लेके ही कैलकुलेशन करिएगा बच्चों। मैंने आपके सामने लिख दिया है। हिंट नंबर 1, ये मत कहना सर हमें यूनिट नहीं याद था। हिंट नंबर 2, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू का फॉर्मूला लगाइए। आई एम डैम श्योर एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको फॉर्मूला क्या लगाना है समझ में नहीं आएगा। यूनिट का ध्यान रखिए, सॉल्व करिए, बेहद आसान है। जिस बच्चे ने मुझे सबसे पहले सही आंसर दिया उसका नाम है अभिजीत सिंह। अभिजीत सिंह ने इस सवाल का सबसे पहले सही आंसर दिया है, एंड द करेक्ट आंसर इज -1003 जूल। आंसर आपके सामने है। हाँ, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो मोहम्मद असदुल्ला अनवर आपका आंसर है। अगर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों है तब। अभी सवाल आएगा, अभी आप समझ जाओगे, अभी मुझे सवाल कराने दो ना, अभी आने वाले हैं सवाल। क्या किसी बच्चे को गिवन सॉल्यूशन नहीं समझ में आया? रेज योर हैंड। 10 जूल एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम तो प्लस, एक्सपांशन हुआ मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम तो निगेटिव, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो -1003। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सौरभ बेटा, क्या बात है। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ। कितना आसान है थर्मोडायनेमिक्स, बस फॉर्मूला चिपकाओ, आंसर पाओ। हाँ, कैलकुलेशन करते समय यूनिट कन्वर्जन का विशेष ध्यान रखना। अब ये ना कहना मुझसे कि सर हमें किलो कैलोरी के बारे में नहीं पता। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, ये किलो का मतलब होता है, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, ये है किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी मतलब 10 की पावर 3 कैलोरी। तो आपके सामने हीट जो है सप्लाइड टू अ गैस मतलब सिस्टम को दिया, तो सिस्टम को दिया तो जो क्यू दे रखा है वो क्यू है कितना, 4 इंटू 10 की पावर 3 कैलोरी। यार ये बहुत आसान है, सबसे बनना चाहिए। नहीं नहीं, सबसे बनना चाहिए, एंड द करेक्ट आंसर इज
मुझे लगता ही नहीं इसमें समझाने की आवश्यकता, कंसेप्ट है ही नहीं यार, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, कुछ है ही नहीं कंसेप्ट। हाँ, पहचानना है कहां ऑन द सिस्टम है, वो तो आप माहिर हो पहचानने में। सप्लाई टू अ गैस, गैस को दिया, ऐसे फील क्या करो, गैस को दिया ऑन द सिस्टम है सर, पॉजिटिव। 5 लीटर से 55 हुआ, तो 5 से 55 हुआ, वॉल्यूम बढ़ा घटा, बढ़ा सर, एक्सपांशन कंप्रेशन एक्सपांशन, तो बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम निगेटिव है, वर्क निगेटिव है, हीट पॉजिटिव है, वैल्यू पुट करो आंसर निकल। हाँ, यूनिट कन्वर्जन का विशेष ध्यान रखें, यूनिट कन्वर्जन का विशेष ध्यान रखें। जिस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया उसका नाम है रोहन कुमार। रोहन ने इस सवाल का सबसे पहले सही आंसर दिया, उसने मुझे जूल में दिया पर चलेगा। आंसर आपके सामने 6.87 है, ऑब्वियसली आप इसे जूल में कन्वर्ट कर सकते हो यार, इंटू 1000 कर देना, आप यूनिट किसी में लो, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, कंसेप्चुअल मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक यहां पर आप क्लास के बाद एक बार इन सवालों को फिर से लगाना। जिन बच्चों से कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है वो क्लास के बाद इन सवालों को फिर से लगाए, तब नहीं होना चाहिए। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। सवाल शुरू करने के पहले कुछ मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं जिसका नाम है TNT, लिसन केयरफुली। जब भी कंबशन का सवाल है, सुन लो बच्चों, आंसर बाद में बताना। जब भी कंबशन का सवाल आए तो आप सभी जानते हैं कंबशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2 गैस एंड H2O लिक्विड। बोलो हाँ या ना। अब यही पे खेल है सर, H2O लिक्विड लिखे कि गैस लिखे, ये सुन लो। जब कभी कंबशन का सवाल आए, जब कंबशन की आप रिएक्शन लिखेंगे तो बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कब H2O लिक्विड लिखे कब H2O गैस लिखे, राइट। तो उसे मैं कुछ केसेस में डिवाइड कर रहा हूं, लिसन केयरफुली। अगर सवाल में टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है, अगर सवाल में टेम्परेचर नॉट स्पेसिफाइड, तो आप लिखोगे H2O लिक्विड। अगर सवाल में टेम्परेचर लो है, मतलब 25, 30, 40, 50 ऐसा कुछ है, अगर टेम्परेचर लो है तब भी आप लिखोगे H2O लिक्विड। अगर सवाल में बोल दिया है हाई टेम्परेचर, मतलब मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, तब आप लिखोगे H2O गैस। अगर सवाल में आपसे बोल दिया है होल रिएक्शन इज गैसियस, ऐसा भी बोलता है, जब बोल दे पूरी रिएक्शन गैसियस है तब भी आप लिखोगे H2O गैस। याद रखना, मैं इसे दोबारा नहीं बताऊंगा, इसे हमने TNT कैटेगरी बोला है। ये कंसेप्ट अक्सर बच्चों कंफ्यूजन होते हैं, आज के बाद नहीं होना चाहिए। जब हाई टेम्परेचर बोल देगा, जब हाई टेम्परेचर बोल देगा तो H2O गैस होगा, जब लो टेम्परेचर बोलेगा तो लिक्विड होगा, राइट। अब आपके सामने सवाल है, सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। मीथेन का कंबशन बोला है यार, तो लिखो ना रिएक्शन, CH4 प्लस O2 से बना CO2 प्लस H2O। बच्चों को लिक्विड लिखने में या गैस लिखने में डाउट आता है? नहीं आएगा, सॉल्व करो फटाफट, कितना आसान है। केमिकल रिएक्शन का सवाल है क्या? अरे तो लगाओ ना फॉर्मूला, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। डेल्टा NG निकालो, सॉल्व करो, सभी लोग मुझे आंसर देंगे, सभी लोग। क्या बात है, आंसर आप सबके सामने है। ये है मीथेन की कंबशन रिएक्शन, CH4 प्लस 2O2 से बना CO2 प्लस 2H2O। यहां से बच्चों डेल्टा एनजी की वैल्यू आती जीरो, खेल खत्म। डेल्टा एनजी जीरो, तो ये पूरा फैक्टर जीरो, तो डेल्टा एच डेल्टा यू जीरो। आपसे पूछा था कितना होता है, जीरो। नितिन इतना क्या कैलकुलेशन कर रहे हो, अंकित क्या कर रहे हो, डेल्टा एनजी निकालो ना, डेल्टा एनजी निकालो ना, डेल्टा एनजी जीरो, खेल खत्म। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। प्रताणु बेटा, लास्ट पॉइंट में लिखा है अगर कभी सवाल बोले होल रिएक्शन इज गैसियस, लाइक बोले ना फॉर अ गैसियस रिएक्शन, तो आपको समझ जाना सारे रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट सब गैस है। जल्दी से डेल्टा ई की वैल्यू दे रखी है, आपसे डेल्टा एच पूछा है, कुछ करना ही नहीं।
आंसर आपकी इच्छा है, किलो जूल में बताएं, जूल में बताएं, जिसमें आसान लगे। इसमें सबसे ज्यादा बच्चा कैलकुलेशन मिस्टेक करता है, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक करता है। अभिषेक दिस इज नॉट करेक्ट, बेटा सॉल्व करो अभिषेक, ऐसा नहीं चलेगा। कंसेप्ट तो सबको पता होता है, फॉर्मूले में रखना है, लेकिन जब आप सॉल्व नहीं करते ना, यही सवाल मॉड्यूल मिलेगा तो नहीं बनेगा। सॉल्व करिए प्लीज, कैलकुलेशन के पीछे खुद को फंसाइए प्लीज। अभिषेक सॉल्व करो। एक बच्चा कह रहा है सर फॉर्मूले में रख देंगे, ऐसा नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज -94.9 किलो जूल। सवाल आपके सॉल्व करने के लिए है। अपने सामने रिएक्शन दे रखी है, डेल्टा एनजी की वैल्यू -2 है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी है। वैल्यू को पुट करें। जब आप वैल्यू को पुट करते हैं, बच्चे सुनिएगा ध्यान से, जो डेल्टा ई है उसे आप लोग लिखते हैं -90, लिख देते हो। फिर आते हो डेल्टा एनजी में -2 इंटू आर। जब आप आर की वैल्यू लिखते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, है ना, डेल्टा एनजीआरटी में यहां लिख रहा हूं, तो -2 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर केल्विन में। तो केल्विन दे रखा है, टेम्परेचर नहीं, 27 डिग्री सेल्सियस बोला है, उसे केल्विन लिखते कितना जाता है, 300। ठीक है, जब आप ये लिखते हो तो याद रखो, यहां पे जो आर लिख रहे हो ये है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट। ये जूल में है, इसे कन्वर्ट करना होगा किलो जूल में। सर क्यों? क्योंकि आपने जो डेल्टा ई लिखा है वो किलो जूल में है, तो किलो जूल में किलो जूल ही जुड़ेगा, किलो जूल में जूल नहीं जोड़ोगे। उसे किलो जूल में कन्वर्ट करो, तभी जोड़ोगे, तभी घटाओगे, तभी अलजेब्रिक लॉ लगाओगे। तो इसे किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, या वही लिखा है 10 की पावर -3। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप सबके सामने जो आंसर आता है बच्चों, दैट इज -94.9 किलो जूल, -94.9 किलो जूल। ये जो टॉपिक है, यहां कंसेप्ट नहीं है। अगर किसी बच्चे ने फॉर्मूले की कंडीशन को याद कर लिया है तो उसे बहुत आसानी से बन जाता है। क्लियर? ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। एक मिनट, सिस्टम हैंग हो रहा है। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। अगला जो सवाल है उसमें बोला है प्रोपेन गैस, बॉम्ब कैलोरीमीटर है, हीट ऑफ कंबशन मतलब हीट है, और बॉम्ब कैलोरीमीटर है। तो समझ जाओ, ये जो हीट है ये हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, मतलब टेम्परेचर हाई नहीं है। 27 डिग्री सेल्सियस पे कंबशन हो रहा है प्रोपेन का। आपको मुझे ये तो बताने की आवश्यकता नहीं प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है। आप जब प्रोपेन का कंबशन लिखोगे, दैट इज C3H8, कंबशन लिखोगे O2 के साथ, तो CO2 और H2O तो बनेगा। बस समझना पड़ेगा कि H2O लिक्विड होगा कि गैस होगा। अरे देखो ना, टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर से क्या लिखोगे, H2O लिक्विड। यहाँ रिएक्शन को लिखो, बैलेंस करो, डेल्टा Ng निकालो। आपसे हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर पूछा है, सवाल आपसे डेल्टा H पूछा है। आप सबके पास पूरे 1 मिनट है, सभी लोग मुझे आंसर देंगे। बेटा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे ही सवाल बनते हैं, इन्हें आप सॉल्व करें। आप सबको फॉर्मूला लगाना तो आता है, लेकिन यहाँ गलती फॉर्मूले की नहीं होती, यहाँ गलती कैलकुलेशन की और वैल्यू पुटिंग की होती है। प्लीज सॉल्व करें। समय समाप्त, एंड द करेक्ट आंसर इज -117.47 किलो जूल। क्या बात है, -117.47 किलो जूल। जिस बच्चे ने मुझे सवाल का सबसे पहले सही जवाब दिया, आशुतोष व्यास, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। बनना और सही जवाब देना दोनों में फर्क है। एग्जाम में यही तो होता है, सवाल आपसे बनता है लेकिन आप नेगेटिव मार्किंग करके आते हैं क्योंकि आप गलत कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन जो करते करते सुधरेगी, प्लीज पूरी पेशेंस से करते रहे। वाह, बहुत बढ़िया। आई होप आप सभी को ये सवाल बहुत आसानी समझ में आया। मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, करना क्या है, हमने रिएक्शन लिखा, उसे बैलेंस किया। H2 लिक्विड लिखने में बच्चों को डाउट आता है, लेकिन मेरे TNT कंसेप्ट बताने के बाद आपको डाउट नहीं आना चाहिए। H2 लिक्विड लिखा, डेल्टा Ng को सॉल्व किया, वैल्यू को पुट किया,
सभी यूनिट्स का ध्यान रखना है एंड द करेक्ट आंसर इज -117.47 किलो जूल, राइट। क्या बात है। तो ये था आपके सामने सवाल, बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग था। इसी के साथ आपके स्क्रीन पे है अगला सवाल। जो अगला सवाल है, द इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। किसी बच्चे को नहीं समझ में आता क्या दिया है, तो लिखा है इंथैल्पी, सरल सी बात है, मतलब डेल्टा एच दिया है। एक बच्चा कहता है कि सर हमें वाटर की इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया है, मतलब डेल्टा एच दिया है। डेल्टा एच किसका दिया है? मैंने कहा वेपोराइजेशन का। सर वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है? वेपोराइजेशन का मतलब होता है H2O लिक्विड से H2O गैस बना। एक मोल, सर आपको कैसे पता चला एक मोल? यहां लिखा है पर मोल। मैं सवाल को समझा रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुनिएगा और अगले सवाल को सही जवाब दीजिएगा। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वेपोराइजेशन का मतलब है H2O लिक्विड से H2O गैस बनना। क्योंकि यहां पे जो डाटा दिया है वो दिया है किलोजूल पर मोल का, तो हम एक मोल ही लेके चलेंगे। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो हमें दे रखा है 40 किलोजूल पर मोल, मतलब 40 किलोजूल। और हमें टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम केल्विन बदल लेते हैं, दैट इज 373 केल्विन। हमसे सवाल पूछा है देन फाइंड डेल्टा ई, मतलब डेल्टा ई प्लस पूछा है। आप सभी जानते हैं ये केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर और कांस्टेंट प्रेशर पर, सवाल में प्रेशर नहीं बोला है, हमने कांस्टेंट प्रेशर के मान की बात चल रही है। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी का फॉर्मूला लगाएंगे और डेल्टा ई आप आसानी से निकाल लेंगे। डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआरटी। जब ये सवाल आया था, ये सवाल जो था वो ऑप्शन बेस्ड था, तो बच्चों ने इसे सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू 40, गारंटी है जो डेल्टा ई है वो डेल्टा एच से छोटा आने वाला है, गारंटी है जो डेल्टा ई है वो डेल्टा एच से छोटा आने वाला है। चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन 40 से छोटा था, बिना सॉल्व किए उन्होंने टिक कर दिया साहब यही आंसर है। लेकिन मैं चाहता हूं आप इसे यहां पे सॉल्व करें। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो डेल्टा एच की वैल्यू यहां दे रखी है 40, राइट। तो 40 माइनस डेल्टा एन कितना है 1 इंटू 8.314 अपॉन 1000, क्योंकि किलो जूल में है इसे भी किलो जूल में लिखना पड़ेगा, यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, इंटू 373। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 36.9 किलो जूल के आसपास, एंड द करेक्ट आंसर इज 36.9 किलो जूल पर मोल। इस सवाल में मैंने आपको बताया हमें क्या गिवन है, हमें क्या सॉल्व करना है। इसी सवाल की तर्ज पे आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल, जिसके आंसर की उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आपको ये समझ में आया, कुछ नहीं करना था, कैलकुलेशन थी, फॉर्मूला लगाया, बहुत आसान है। आप सबके सामने है अगला सवाल। इस सवाल के आंसर की उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं, बिल्कुल पहले सवाल के जैसा है, बस इतना मान लो वहां H2O लिक्विड था, यहां कोई A लिक्विड है, A लिक्विड से A गैस बन रहा है। वेपोराइजेशन है तो इक्विलिब्रियम भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इतना बता देता हूं, ये बहुत आसान सवाल है। साइंस को जिसने कॉम्प्लेक्स बना के सोचा उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो गया। बहुत आसान सवाल है, सिंपल ओरल आंसर आता है। जिस बच्चे ने मुझे सबसे पहले सही आंसर दिया उसका नाम है आशुतोष व्यास। आशुतोष व्यास के बाद मनीष कुमार ने भी सही आंसर दिया, साहिल दीप ने भी सही आंसर दिया, कुमार गौरव, बहुत अच्छे बच्चों, क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, वेल डन। जो बच्चे मुझे पॉइंट में बता रहे हैं वो यार कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। कुशल मंगल, आपका आंसर कहां गया? कुशल मंगल, वेयर आर यू? कहां है आपका आंसर? ऑलराइट, तो ये जो सवाल है बेहद ही आसान। करना कैसे है एक बार सुन लो। ये तो समझ में आ गया, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड एट 500 केल्विन एंड 1 टेंपरेचर इज दिस। ये पर मोल दे रखा है, मतलब जो डाटा हमें दिया है वो एक मोल का दिया है, राइट।
1 मोल का हमें दे रखा है, क्या दिया है? ये डेल्टा एच है कि डेल्टा यू है? नहीं समझ में आता तो बच्चा सवाल पढ़ता है, बोला है इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालो, मतलब ये डेल्टा एच ही दे रखा है। वैसे जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दैट इज डेल्टा एच, वो कितना दे रखा है? 9, लेकिन हमसे पूछा क्या है? डेल्टा यू। तो पहले एक काम करते हैं, 1 मोल के लिए डेल्टा यू निकाल लेते, डेल्टा ई निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एच बराबर आप सभी जानते हैं फॉर्मूला डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, बोलो हाँ या ना। मतलब यहां से बच्चों आपके सामने आ जाएगा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। आप सभी वैल्यू को पुट करते हैं तो आंसर आता है 8 के आसपास। डेल्टा ई की वैल्यू 8 आई फॉर 1 मोल। लेकिन सवाल हमसे 1 मोल का नहीं पूछ रहा, सवाल हमसे 3 मोल का पूछ रहा, तो 8 इंटू 3 24 निकालने में कोई दिक्कत है आपको क्या? 1 मोल का 8 हो गया तो 3 मोल का 24 हो गया। कितना आसान है यार। इस सवाल का प्रिंटेड सॉल्यूशन आप सबके सामने है एंड द करेक्ट आंसर इज 24 किलो कैलोरी। एंड द करेक्ट आंसर इज 24 किलो कैलोरी। बेहद ही आसान सवाल, बस आपको पर मोल और क्या पूछा है ये समझना था बच्चों। इसी के साथ मैं आप सबके सामने लेके आ रहा हूं अगला सवाल। जो अगला सवाल है वो जेईई मेंस का सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है। ये सवाल आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर हमें कौन सा फॉर्मूला कब याद रखना है। वेरी वेरी गुड सवाल, जो कि आज की क्लास का लास्ट सवाल भी होगा। सभी लोग एक बार अटेम्प्ट जरूर करिएगा। एग्जैक्टली अभिषेक बेटा, एग्जैक्टली। A non-ideal gas undergoes a change of state from 2 atm, यहां है 4 atm, मतलब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। 3 लीटर टू 5 लीटर, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। ना तो प्रेशर कांस्टेंट है, ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। ना तो प्रेशर कांस्टेंट है, ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। सवाल आपसे डेल्टा एच पूछा है, सोचो हम क्या करें। सोचो हम क्या करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी लगाएं, कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी लगाएं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लगाएं, पीवी डेल्टा पी लगाएं? यार जब कोई कांस्टेंट नहीं तो क्या मेन फॉर्मूला लगाएं? बिल्कुल मेन फॉर्मूला लगाते हैं। आई होप आप सबको याद है मेन फॉर्मूला क्या था। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी, याद आया? इस फॉर्मूले में ना तो पी कांस्टेंट था, ना तो वी कांस्टेंट था। ना तो पी कांस्टेंट था, ना तो वी कांस्टेंट था, राइट? जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस, तो क्या लिखोगे? P2V2 माइनस P1V1। अब तो कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करना था, सॉल्व करना था। आप सभी मुझे आंसर दे सकते हैं 44 लीटर एटीएम के फॉर्म में। सो द करेक्ट आंसर इज लीटर एटीएम में 44 लीटर एटीएम। ये सवाल बहुत बढ़िया था, बस बच्चे को याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या लगाए। वो बच्चे जिनको मैंने एंथैल्पी कंसेप्ट नहीं बताया होता, जिनको पुराना याद रहता है, उन सबको एक ही फॉर्मूला याद रहता है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, उनसे सवाल नहीं बनता। याद रखिएगा, आपको सभी फॉर्मूले याद करने हैं, कंडीशन याद रखनी है। जो मैंने डब्बे बनाए वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी कंडीशन याद रख पाए तो मजा आएगा, किसी भी लेवल का सवाल आपसे बन जाएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही, इस कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ठीक है, जिन बच्चों से न्यूमेरिकल नहीं बना था वो क्लास के बाद एक बार न्यूमेरिकल्स को फिर से करेंगे। कोई बच्चा कह रहा है सर हमें जूल में चेंज कर रहे थे, ऐसा वैसा, वो आप देख लेना बेटा। किसी को दिक्कत हो मुझसे कॉल करके पूछ लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। हैंडआउट आपको लिंक पे मिल जाएगा, लिंक पे मिल जाएगा।
हाँ, मैंने आपसे हैंडआउट की लिंक भी शेयर कर दी और मैंने आपके सामने अभी हैंडआउट का एक पॉपअप आया होगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर लो। यही हैंडआउट आपको लिंक पे भी मिल जाएगा बच्चों, ठीक है? फिर भी किसी बच्चे के पास लिंक नहीं है, मुझसे मैसेज करके ले लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।